हेलो एवरीवन, दिस इज वंदना एंड वेलकम टू सीटेट अड्डा। स्टार्ट करेंगे आज का सेशन जिसमें कि हम पढ़ने वाले हैं लाइट चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ये कंप्लीट तो नहीं है कि मैं बोलूँगी कि जितने भी प्रीवियस ईयर है सबका कंप्लीट है, लेकिन हाँ, जितना हमने लाइट चैप्टर में जितना भी टॉपिक करा है उससे आपको ये आइडिया लग जाएगा कि क्वेश्चन कहाँ-कहाँ से पूछ रहे हैं और किस तरीके से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। सबसे बड़ी बात कि आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। आपको डाउट होता है कि कहीं हम पढ़ रहे हैं, गलत तो नहीं पढ़ रहे, तो ये आपको बताएगा क्वेश्चन जो पूछा है वो आपको बताएगा कि हाँ, हम क्वेश्चन कहाँ से पूछ रहे हैं और जो थ्योरी है वो बिल्कुल सही है। तो ये आपको 100% गारंटी देगा कि आप जो थ्योरी पढ़ रहे हैं वो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। तो जो लोग सीटेट पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये चैनल बहुत ही हेल्पफुल होगा साइंस सब्जेक्ट के लिए। साइंस सब्जेक्ट मतलब कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जिसमें कि कंप्लीट थ्योरी हम कवर कर रहे हैं और साथ ही साथ हमने जितने भी थ्योरी कवर किया है और उसका क्वेश्चन नहीं कराया हुआ है, तो उसका क्वेश्चन हम डेली करेंगे। कंप्लीट तो नहीं कहूँगी, कंप्लीट क्वेश्चन हम बाद में करेंगे, पूरा एकदम 2011 से लेकर के 2024 तक के सभी क्वेश्चन। लेकिन ये सिर्फ व्यू दिखाने के लिए है कि कहाँ-कहाँ से क्वेश्चन और किस तरीके से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो स्टार्ट कर लेते हैं और सेशन पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। चैनल पे अपना कमेंट करके फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। स्टार्ट कर लेते हैं, पहला क्वेश्चन है और हाँ, इसमें न्यूमेरिकल और थ्योरेटिकल दोनों वैल्यूज़ होंगी। ये दोनों पे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। पहला क्वेश्चन है, परावर्तन के नियम सत्य हैं, तो परावर्तन के नियम कहाँ पे सत्य होते हैं भई? परावर्तन के नियम तो वहीं सत्य होंगे जहाँ पे सतह क्या होगी? परावर्तित होगी। तो जहाँ पे भी सरफेस रिफ्लेक्टेड होगा, वहीं पे परावर्तन होगा और वहीं पे नियम भी सत्य होंगे। तो यहाँ ये आपका डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सभी परावर्तक सतह पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। प्रकाश की एक किरण किसी समतल दर्पण की सतह से 40 अंश का कोण बनाती हुई आपतित होती है, परावर्तन कोण का मान बताइए। तो प्रकाश की किरण जो है किसी समतल दर्पण की सतह से क्या हो रही है, वो 40 अंश का कोण बना रही है। ये समतल दर्पण की सतह है और प्रकाश की किरण आई और ये इससे 40 अंश का कोण बनाते हुए वापस गई और यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो गई। ठीक पूछा है परावर्तन कोण, हमें पता है कोण आई क्या होता है, नॉर्मल से जो कोण बनती है आपतित किरण की वो आपतन कोण होता है और जो नॉर्मल के साथ रिफ्लेक्टेड रे कोण बनाती है उसे रिफ्लेक्टेड एंगल बोलते हैं, कोण आर से डिनोट करते हैं और ये लॉ भी बताता है कि कोण आर और कोण आई जो होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं। तो यहाँ पे पूछा है कोण आर, हमें पता है जो नॉर्मल होता है वो 90 डिग्री का एंगल बनाता है सरफेस से। तो 90 डिग्री का जब एंगल बनाता है तो 40 घटा देंगे, कितना बचेगा? 50 बचेगा, यानी कि कोण आई जो है 50 डिग्री का है और कोण आई और कोण आर बराबर होते हैं, तो आर भी क्या होगा? 50 डिग्री का होगा। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि प्रकाश की एक किरण समतल दर्पण PQ से 30 डिग्री के आपतन कोण पर टकराती है। एक समतल दर्पण बना दिया हमने, जैसे हमारे घरों में होता है, बोला है PQ है, ठीक? PQ इसका नाम है और ये जो आपतित किरण है वो 30 डिग्री कोण बना रही है। जो आपतन कोण है वो 30 डिग्री दिया हुआ है, नॉर्मल के साथ 30 डिग्री का कोण बना रही है और फिर समतल दर्पण से परावर्तित होती है। समतल दर्पण से क्या हो जाती है? परावर्तित होती है और फिर पहले दर्पण से समकोण पर रखे हुए, तो पहले दर्पण जो पहला है PQ, इससे समकोण पर रखी हुई कौन-सी एक और दर्पण है? QR। तो ये Q तो था ही और यहाँ पे हो जाएगा R, QR से टकराती है। तो यहाँ पे QR है जिससे क्या हो रही है? ये टकरा रही है और दूसरे दर्पण पर परावर्तन कोण, तो ये जो दूसरा दर्पण है इस पे परावर्तन कोण हमें बताना है, तो यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे और जो ये रे है वो क्या हो रही है? परावर्तित हो रही है, तो ये वाला कोण हमें बताना है, ये कोण R। और ये जो कोण है ये क्या है? I है और ये जो रे परावर्तित होके आ रही है पहले दर्पण से, वो दूसरे दर्पण के लिए आपतित किरण का काम करेगी, तो यहाँ पे कोण I हो जाएगा, यहाँ पे कोण R हो जाएगा। ये हमें पता है कि ये इंसिडेंट एंगल है, तो ये कौन-सा होगा? रिफ्लेक्टेड एंगल होगा। कोण R ये 30 है, तो ये भी 30 होगा। मिला करके ये टोटल क्या हो जाएगा? 90 डिग्री का हो जाएगा, तो 30 में से 90 में से 30 घटाएँगे, कितना हो जाएगा? ये 60 आ जाएगा। और हमें पता है एकांतर कोण के आधार पे जब ये 60 है, तो ये कोण कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा।
जब ये 60 हो जाएगा तो ये भी 60 हो जाएगा, है ना? तो कोण R कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको पता है एकांतर कोण क्या होता है? तो कोई लाइन है, उससे कोई 2 लाइन है, अगर कोई रेखा उन्हें प्रतिच्छेद करती है, कोण होते हैं, वो जो प्रतिच्छेदी रेखा होती है, उसके जो एकांतर कोण होते हैं, वो क्या होते हैं? बराबर होते हैं। वही लॉ यहाँ पे लगाया गया है, ठीक? ये लाइन है, ये 60 डिग्री, तो ये भी क्या होगा? 60 डिग्री होगा, ठीक है? तो यहाँ पे हो जाएगा ये वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक महिला समतल दर्पण के सामने उससे 1 मीटर की दूरी पर खड़ी है, यहाँ पे 1 मीटर होगा, ठीक है? 1 मीटर की दूरी पर खड़ी है, वह दर्पण की ओर 60 सेमी चलती है, उसके प्रतिबिंब की दूरी अब स्वयं से दर्पण की मोटाई को ध्यान रखते हुए है। तो इसमें बताना क्या है? कोई महिला है, ये दर्पण से कितनी दूरी पर खड़ी है? 1 मीटर की दूरी पर खड़ी है। ये महिला 1 मीटर की दूरी पर खड़ी है और दर्पण के पास कितने सेमी चल कर के जाती है? 60 सेमी चल कर के जाती है। कितना सेमी? 60 सेमी चल कर के गई कहाँ? तो ये जो 1 मीटर बराबर होता है 100 सेमी। 100 में से 60 खत्म हो गया, कितना बचा? ये 40 सेमी बचा। और हमें पता है कि इमेज जितनी दूरी पर होगा समतल दर्पण में, वस्तु जितनी दूरी पर होगा समतल दर्पण में इमेज भी उतनी ही दूरी पर बनेगा। तो 40 सेमी इधर, 40 सेमी इधर, टोटल कितना हो जाएगा? 80 सेमी। और पूछा है क्या है? वस्तु यानी कि जो लेडी है उनके और उनके प्रतिबिंब के बीच की दूरी कितना हो जाएगा? 80 सेमी। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी होती है? तो पहले एक गोलीय दर्पण बनाएँगे, हमने गोलीय दर्पण बना लिया, ठीक है? इसको एक गोले के रूप में देखेंगे, तो इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, सी होता है, और पोल के बीच की दूरी क्या होती है? रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। तो ये क्या है? इसको एक स्फीयर के फॉर्म में हम बना रहे हैं, तो इसकी त्रिज्या हमें मिल जा रही है कि इसकी त्रिज्या ये होगी। लेकिन जब इसको समतल समतल दर्पण बनाएँगे, ठीक है? इस तरीके से ये हो गया समतल दर्पण। तो इसको आगे अगर बढ़ाएँगे तो ये कहाँ चला जाएगा? इनफानाइट चला जाएगा। इधर इनफानाइट चला जाएगा। तो इस तरीके से इसकी जो वक्रता त्रिज्या है वो कहाँ पे चली जाएगी? इनफानाइट चली जाएगी, ठीक है? तो बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण दिन की अवधि बढ़ जाती है। तो दिन की अवधि कितनी बढ़ती है? हमने बताया था कि वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण जो सनराइज़ होता है, वो 2 मिनट पहले ही दिखाई देने लगता है। और जो सनसेट होता है, सनसेट में क्या होता है, सन जो होता है 2 मिनट बाद तक दिखाई देता है। तो दिन की अवधि कितनी बढ़ी टोटल? 2 मिनट सुबह में और 2 मिनट शाम में। तो कितनी बढ़ गई? 4 मिनट बढ़ गई। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि पृथ्वी का वातावरण अचानक गायब हो जाता है तो दिन की अवधि कम हो जाती है। सेम वही चीज़ है कि जब ये दिन की अवधि कितनी बढ़ रही थी? 4 मिनट बढ़ रही थी, किसके कारण? वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, ठीक है? लेकिन जब वायुमंडल ही नहीं रहेगा तो ये कितना कम हो जाएगा? 4 मिनट कम हो जाएगा। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूर्णांतरिक परावर्तन की घटना होगी जब प्रकाश की किरण जाएगी। तो प्रकाश की किरण कहाँ से कहाँ जाएगी? डेंसर से रेयर में जाएगी, तभी पूर्णांतरिक परावर्तन की घटना होती है, ठीक है? तो डेंसर से रेयर में जाती है लाइट तो क्या होती है? नॉर्मल से दूर भागती है, ठीक? जो अपवर्तित कोण का मान होता है वो क्रांतिक कोण से ज़्यादा हो जाता है, तो वहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन देखने को मिलता है। और ये कब होता है? डेंसर से रेयर मीडियम में जाएगी लाइट तभी होता है। तो यहाँ पे देखेंगे हवा से पानी, हवा क्या है? रेयर हो जाएगा पानी के कंपैरिजन में। यहाँ से पानी से काँच में, तो पानी और काँच, पानी के कंपैरिजन में जो काँच हो जाएगा वो डेंसर हो जाएगा, ठीक है? और यहाँ से काँच से हीरे में, तो काँच के कंपैरिजन में हीरा जो होगा डेंसर हो जाएगा और काँच जो होगा रेयर होगा। तो हमें बताना है डेंसर से रेयर। तो यहाँ पे हीरे से काँच में हीरा क्या हो जाएगा? डेंसर इन कंपैरिजन टू काँच, काँच हो जाएगा रेयर। तो डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश के अपवर्तन में कौन सी भौतिक राशि नियत रहती है? तो जब हमें पता है कि प्रकाश जब आपतित किरण जो होती है वो दूसरे मीडियम में जैसे ही इंसिडेंट होती है अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, या तो दूर जाती है या पास आती है, ठीक?
तो ये क्यों होता है? वेलोसिटी में चेंज के कारण। तो ये क्या हो जाता है, वेलोसिटी में इसकी चेंज आ जाता है, यानी कि वेग तो नियत नहीं रहता, चेंज हो जाता है। और दूसरी चीज़ जो तरंगदैर्घ्य होती है, वेवलेंथ होती है, आप हमने पढ़ा है कि वर्ण विक्षेपण जो था, डिस्पर्शन ऑफ लाइट, उसमें हमने देखा था कि जब लाइट वाटर ड्रॉप से होकर के गुजरती है तो उसमें जो अपवर्तन की क्रिया भी होती है। उसमें क्या होता है, जब 7 कलर्स होते हैं उनका जो वेवलेंथ होता है अलग-अलग होता है, तो वो भी नियत नहीं रहता है, वो भी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, ठीक? सबका अलग-अलग रहता है। तो फ्रीक्वेंसी जो होती है वो नियत रहती है, वो चेंज नहीं होती। तो सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु को लेंस से 10 सेमी की दूरी पर रखा गया है। निर्मित प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु के आकार के समान होता है। लेंस की फोकस दूरी और प्रकृति क्या है? तो यहाँ पे बोला गया है, प्रकृति पूछा है, तो सबसे पहले वास्तविक बोला है। हमें पता है अवतल लेंस में और उत्तल दर्पण में, ठीक है? उत्तल दर्पण में क्या होता है, वस्तु हमेशा आभासी बनती है। आभासी छोटा और आभासी है तो ये क्या बनेगा, सीधा बनेगा। तो ये हमेशा याद रखना है, सीधा, आभासी और छोटा। लेकिन यहाँ पे बोला है वास्तविक, तो वास्तविक बोला है तो यहाँ पे लेंस कौन सा हो जाएगा, उत्तल लेंस हो जाएगा। उत्तल लेंस जो कि क्या होता है, अभिसारी होता है। तो यहाँ पे अभिसारी अपसारी को क्रॉस कर देंगे। नेक्स्ट पूछा है 10 सेमी की दूरी पर रखा है। वास्तविक उल्टा तथा वस्तु के आकार के समान होता है। ये हमने जो पढ़ा था कि दर्पण में कहाँ-कहाँ पे वस्तु रखी जाएगी और उसका इमेज क्या-क्या बनेगा। अगर वो आपको याद है तो ये क्वेश्चन हलवा है आपके लिए। तो 2f पे लेंस में 2f पे वस्तु समान आकार की बनती है और दर्पण में जो होता है वस्तु कहाँ पे रखी जाती है, वक्रता केंद्र पे समान आकार की बनती है, ठीक? तो 2f पे वस्तु रखी गई है और वस्तु की लेंस से दूरी क्या है, 10 सेमी दिया है। फोकस की दूरी पूछा है तो फोकस क्या होता है, 2f का आधा होता है, 10 का आधा क्या कर देंगे, 5 सेमी। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर्धन की इकाई है, तो आवर्धन क्या होता है, मैग्निफिकेशन होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन का हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये बोला है आवर्धन की इकाई, ये भी मीटर में, ये भी मीटर में, दोनों का कैंसिल आउट हो जाएगा तो यहाँ पे कोई भी यूनिट नहीं बचेगी, तो डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समतल दर्पण के द्वारा आवर्धन का मान +1 है, इसका अर्थ है +1। हमने पढ़ा है कि आवर्धन जब होता है वो 1 के बराबर होगा तो क्या हो जाएगा कि वस्तु समान आकार की है। जब आवर्धन 1 से छोटा हो जाएगा, 1 से छोटा हो जाएगा यानी कि वस्तु क्या है, डिमिनिश है। अगर आवर्धन 1 से बड़ा हो जाएगा, 1 से बड़ा हो जाएगा यानी कि वस्तु क्या है, एनलार्ज्ड है, यानी कि बड़ी है, एनलार्ज्ड है, ठीक? तो ये तीनों हम याद रखेंगे और दोनों हम कैसे देखेंगे, न्यूमेरिकल वैल्यू के आधार पे, जैसे कि 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, तो 1 से बड़ा आ गया यानी कि वस्तु क्या है, प्रतिबिंब क्या है, वस्तु की दोगुनी है या फिर 4 गुनी है, जितना भी वैल्यू आ जाए। यम की वैल्यू अगर 2 आ गई तो प्रतिबिंब जो है वस्तु की दोगुनी है। लेकिन अगर यहाँ पे साइन कन्वेंशन लिख दिया जाए तो साइन कन्वेंशन क्या बताता है कि लेफ्ट में माइनस होगा, राइट में प्लस होगा, यानी कि प्रतिबिंब का अगर आवर्धन माइनस में दिया है तो ये क्या हो जाएगी, वास्तविक हो जाएगी, वास्तविक। हमें पता है लेफ्ट साइड में क्या होता है, माइनस का मतलब वास्तविक और नेगेटिव का मतलब कि आभासी यानी कि वर्चुअल, ठीक? तो साइन क्या बता रहा है, उसकी प्रकृति को बता रहा है, वास्तविक होगी कि काल्पनिक होगी, लेकिन जो न्यूमेरिकल वैल्यू है 1 2 वो बता रहा है कि उसका आकार कैसा होगा, कि वस्तु से दुगुनी आकार का है, तिगुने आकार का है या फिर वस्तु के बराबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, अवतल दर्पण से प्राप्त आवर्धन हमेशा क्या होगा, अवतल दर्पण से आवर्धन जो प्राप्त होगा वो हमेशा लेस देन 1 होगा। कैसे? क्योंकि जो अवतल दर्पण में वस्तु हमेशा क्या होती है, छोटी होती है, डिमिनिश होती है। सॉरी, जो प्रतिबिंब होता है वो हमेशा
छोटा बनता है, इसीलिए यहाँ पे आवर्धन क्या होगा? आवर्धन क्या होगा? 1 से कम होगा। 1 से क्या होगा? कम होगा और ये आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। तो आज के लिए रहने देते हैं। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आए होंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।